हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा एक बार फिर से आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज स्टार्ट की थी, इस सीरीज में हमने बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी अभी तक कर ली है। हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ साथ ओम्स लॉ की भी स्टडी की थी। और जैसा कि आपको याद होगा कि ओम्स लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन देता है, और वो रिलेशन होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस को अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो it is the opposition offered by the conductor in the flow of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो अपोजिशन क्रिएट करता है कंडक्टर, उसी अपोजिशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज V इक्वल्स टू IR, वेयर V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। और इसी ओम्स लॉ को और मजबूत करने के लिए हमने यहां 3 प्रॉब्लम्स आपको दी हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, एंड द वैल्यू ऑफ V इज 0.1 volt, and the carrying a current of 2 ampere means the value of current is 2 ampere. What we have to find? We have to find the value of resistance between these points. So resistance को आपको find करना है। अब आप देखिएगा, कई बच्चों का ये संशय रहता है मन में, हमेशा प्रश्न करते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि किस क्वेश्चन में फॉर्मूला हम क्या लगाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो सारे डाटा को लिख लेना है। उसके बाद जो अननोन क्वांटिटी है उसका नोन क्वांटिटी के साथ अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो आप उस रिलेशन का यूज करके क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो विश्वास मानिएगा उनमें कोई ना कोई इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर होगा जिसे आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहां V गिवन है, आपको I गिवन है, R फाइंड करना है। सो वी कैन यूज ओम्स लॉ। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, this is the formula for Ohm's law, or R equals to V divided by I. The value of V is 0.1, the value of I is 2. आप इसको लिख सकते हैं 0.1 by 2 means 0.05, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अंदर ही हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट होता है ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 0.05 ओम। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आइएगा अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। सो अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। कोई सर्किट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और जिस किसी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम ओपन किया होगा वो पहले इस सीरीज के बाकी के 4 वीडियो लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ही आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब देखिएगा क्वेश्चन में उन्होंने वोल्टेज गिवन है, आपको रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको करंट फाइंड करना है। अगेन वी कैन यूज ओम्स लॉ। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 24 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज
60 ohm and we have to find the value of current. So again we will use Ohm's law. So from Ohm's law we can say that I equals to V divided by R. The value of V is 24, the value of R is 60. आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 12 2 या 24, 12 5 या 60. सो आंसर आपका मिलेगा 2/5 या फिर आप इसको लिखेंगे 0.4. और करंट आप फाइंड कर रहे हैं, सो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है बच्चों एम्पियर. तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल था, काफी सिंपल प्रॉब्लम थी. आप अगर न्यूमेरिकल से डरेंगे तो निश्चित मानिएगा आपसे न्यूमेरिकल गलत ही होंगे. आप पहले लो लेवल से उठिएगा, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी ओम्स लॉ लगेगा. यहां आपसे कहा गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर. एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो आप कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो 3.4 एम्पियर का करंट ले रही है किसी सर्किट से, जो कि सर्किट की जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट. व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन. अगर आप चाहें तो ये फिंगर टिप पर होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिएगा हमने पढ़ा है कि V प्रोपोर्शनल टू I. जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा. यहां पोटेंशियल 220 वोल्ट था जो कि बाद में 110 वोल्ट कर दिया गया. इट मींस पोटेंशियल को हाफ कर दिया गया. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट भी हाफ हो जाना चाहिए. तो आपका आंसर 3.4 का हाफ यानी कि 1.7 एम्पियर होगा. आइएगा फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ये है. आपको सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट वैल्यू पोटेंशियल की ये है, सेकंड वैल्यू पोटेंशियल की ये है. तो आप लिखेंगे V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड V2 इक्वल्स टू 110 वोल्ट, I1 इक्वल्स टू 3.4 एम्पियर एंड I2 इक्वल्स टू ये अननोन वैल्यू है. तो आप फिर ओम्स लॉ का आप यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2. आप यहां देखिएगा V1 मींस फर्स्ट सर्किट में या फर्स्ट कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल है वो फर्स्ट करंट के प्रोपोर्शनल होगा. सेकंड कंडीशन में पोटेंशियल सेकंड करंट के प्रोपोर्शनल होगा. आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. V1 के प्लेस पर आप लिखेंगे 220, V2 के प्लेस पर 110, यहां आपको मिलेगा 3.4 और I2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये आंसर आएगा 2. मीन्स I2 इक्वल्स टू होगा आपका, I2 का वैल्यू आएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 1.7 एम्पियर होगा. कितना होगा वैल्यू? 1.7 एम्पियर. तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ आई होंगी. और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई है तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा. आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फिजिक्स में कमांड बनेगी. प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जो है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की. और रेजिस्टेंस की हम बात जो कर रहे हैं इसमें आपको ये याद रखना है कि किन किन फैक्टर्स पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो यहां हम अगला जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. बेटा रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो 4 फैक्टर्स क्या हैं आपके बोर्ड पर लिखे हैं. फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर. जिस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है हम सभी की जिंदगी भी किसी ना किसी फैक्टर पर जरूर डिपेंड करती है.
हो सकता है किसी के पेरेंट का सपना हो कि उनका लाला या उनकी लाली आईएएस ऑफिसर बने या कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। याद रखना, आपकी जिंदगी का मकसद उस दिन पूरा हो गया जिस दिन आपके माता पिता की आंखों में खुशी के वो 2 आंसू आपके कारण आ गए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। अभी आप क्लास 10th में हैं। इसके बाद जब भी आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जी जान झोंक दीजिएगा, पूरे मन और तन लगा दीजिएगा। धन तो माता पिता खर्च करते ही हैं कि आप उनके सपनों को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है बेटा, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास एक वायर है, लेट्स सपोज उस वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और वो वायर कॉपर का है। तो उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हमने उस रेजिस्टेंस को R मान लिया है। अगर हम उस वायर की लेंथ को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर कर देंगे तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी R से बढ़ करके 2R हो जाएगा। मीन्स on increasing the length of a conductor, its resistance also increases। और जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तब इस रिलेशन को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दैट इज R is for resistance, L is for length and R proportional to L। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड जो आपका फैक्टर है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहली बात, ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? आप देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसका एरिया निकालना चाहेंगे तो आप सभी जानते हैं डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड करना आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके का कोई वायर है और इस वायर को अगर हम सामने से इस तरीके से स्लाइस उसका कट कर दें, इस तरीके से उसको कट कर देते हैं कि वो एक सर्कुलर सेक्शन आपको दे, तो उसी सर्कुलर सेक्शन को हम कहते हैं उस वायर का क्रॉस सेक्शन। जैसे हम जो कुकुम्बर होता है उसको भी राउंड शेप में कट कर लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? एक क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। और उसी क्रॉस सेक्शन का एरिया आप पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चों कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे एरिया की डिपेंडेंसी के साथ, तो एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। हम सभी की मानसिकता रहती है, ये मेंटलिटी रहती है, स्पेशली जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं उनकी ये मेंटलिटी रहती है कि भैया मोटा तार लगा दोगे तो वहां में रेजिस्टेंस नहीं होगा, करंट ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होता। थिक वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि उसमें से ज्यादा करंट पास होगा, और ज्यादा करंट अगर पास होगा तो उसमें हीटिंग ज्यादा होगी, और हीटिंग ज्यादा होने पर वो बर्न भी आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर हम थिन वायर लेते हैं, मैंने अक्सर देखा है गांवों में कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर कभी वो ट्रांसफॉर्मर किसी तरीके से बर्न हो जाता उसका वायर, तो कई कलाकार लोग घरों से मोटे मोटे तार लेकर के और उस ट्रांसफॉर्मर में कनेक्ट कराते हैं और कहते हैं भैया चौधरी बनते हुए कि अपन तो जोड़ाए, हाँ बन गए इलेक्ट्रीशियन भैया, है ना। तो ऐसा नहीं है, दिमाग लगाइएगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स ये कहती है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, यानी कि थिकनेस बढ़ेगी, वायर की थिकनेस बढ़ेगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड अ थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। आप कभी घरों में देखिएगा, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जो फ्यूज वायर होता है वो कैसा होता है, थिक होता है या थिन होता है। और फ्यूज वायर आप देखेंगे तो बहुत ही थिन होता है। उसका रीजन भी यही है कि जब वायर थिन होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा और वो करंट की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारे जो महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो बर्न होने से, फ्यूज होने से बच जाते हैं। थर्ड जो फैक्टर लिखा हुआ है, दैट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मटेरियल बदल दोगे
सोने की कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है ना? आप भी अगर दो भाई बहन होंगे तो सबको अलग अलग चीजें पसंद होंगी, सबका व्यवहार अलग अलग होगा। ठीक वैसे ही जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल चेंज करने पर चेंज हो जाता है। आपके पास कॉपर वायर है, आप उस वायर को रिप्लेस कर दीजिएगा एल्यूमिनियम वायर से, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। भले ही एरिया सेम ले लें, आप लेंथ सेम ले लें। क्यों? क्योंकि मटेरियल पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और मटेरियल पर क्यों डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर सुनिएगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जो कंडक्टिविटी होती है वायर की, वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण होती है। और अलग अलग कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई ऑन चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस। और लास्ट फैक्टर जो हम देख पा रहे हैं दैट इज टेम्परेचर। हम देखते हैं हमारे देश में कई प्रकार के मौसम होते हैं। गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर आप देखते हैं कई स्थानों पर 46, 47 को टच कर जाता है। सर्दी के दिनों में भी काफी डाउन हो जाता है टेम्परेचर। तो बेटा याद रखिएगा, हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है उस वायरिंग में हर किसी वायर में रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारे जो पोल्स होते हैं जहां से हमारे घरों के लिए, हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में करंट की सप्लाई होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बर्न होने लगते हैं। हमारे घरों के भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं भैया मोटर फूक गई, कल कूलर फूक गया, परसों ये फूक गई, नरसों ये हो गया। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लोड बढ़ता है। गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता और लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि 2 किलो की थैली में तुम 5 किलो आटा रख के और लटका के ले जाओगे तो उसे तो फटना ही है ना। लोगों का रायता फैलता है, आपका आटा फैल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा भैया कि टेम्परेचर बदल दोगे रेजिस्टेंस बदल जाएगा। किसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा सर? तो रेजिस्टेंस बदलेगा मेटेलिक कंडक्टर का। और क्या होगा बदल करके? इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज, whereas the resistance of alloy like मैग्नीज, ये alloy के नेम है बेटा, इन्हें याद कर लीजिएगा, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसीलिए हम जो फ्यूज वायर बनाते हैं वो लेड इन अलॉय, क्योंकि अलॉय में टेम्परेचर का जो अफेक्ट होता है वो मेटल्स के कंपैरिजन में कम होता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वो आगे की क्लासेस के बातें हैं। अभी बस इतना याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप किसी मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस वायर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो आइएगा फिर से एक फास्ट रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मींस V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, जहां पर R जो है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, R inversely proportional to A. Third is material of the conductor and the fourth one is temperature of the conductor. तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप मेटलिक कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग, मैं मान सकता हूं कि आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे और आप बड़ा मन लगा करके इनको ध्यान से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे किक मिलेगी और जितनी ज्यादा मुझे किक मिलेगी उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊंगा। धन्यवाद।